हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस चैप्टर को हम बढ़िया से बहुत इजी तरीके से समझेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके थ्योरी को, इसके मेन टॉपिक्स को समझते हैं कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र क्या होता है, सत्ता क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, हर चीज को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीज को मेन चीज को रखे हुए हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके और आप आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करेंगे उस समय ये बहुत आपको हेल्प करेगा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार ऐसे वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताया जा रहा है, चैप्टर से थोड़ा सा हट करके भी बताया जा रहा है ताकि आपको उस चैप्टर का वो कनेक्शन है, लेकिन वो सब चीजें आपको नहीं बताया जा रहा है। तो आज पहली बार इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 10 का बिहार बोर्ड के जो बच्चे हो या सीबीएसई के हो या एमपी बोर्ड के या कोई भी बोर्ड के हो, उन सभी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप आगे जाकर के कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही, तो उसके लिए और इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। देखिए, अरस्तु जो है उसको राजनीतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं। किसको? अरस्तु को। तो अरस्तु को क्या बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो ये अरस्तु क्या है? राजनीतिक विज्ञान का जनक है। राजनीतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस। इसका थिकनेस हम थोड़ा कम कर ले। हाँ, तो ये राजनीतिक विज्ञान का इनको जनक बोलते हैं। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु। अरस्तु का पिक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, ये अरस्तु है, ये राजनीतिक विज्ञान के जनक है, राजनीतिक विज्ञान के पिता इसे कहते हैं। यहां पर कुछ मेन चीजें आपको जो दिख रहा होगा कि प्लेटो जो है, प्लेटो, ये प्लेटो का पिक्चर है, ये प्लेटो का पिक्चर है, मिलता जुलता पिक्चर आपको दिख रहा है। ये प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब फिलोसफर हो गया, महान दार्शनिक थे। महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो जो है, प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक, सुकरात जो थे, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु यानी प्लेटो जो है यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। इसका मतलब अरस्तु जो है, इसके गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। इनका जन्म देख सकते हैं 21 मई 429 बीसी को हुआ था। निधन यानी कि मृत्यु जो है इसका, ये एथेंस ग्रीस में हो गया था। यहां तक क्लियर है? ये सम्राट सिकंदर जो आप जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर है ना, बहुत सारे कहानी इसके ऊपर बना हुआ है। चंद्रगुप्त जो है सिकंदर को हराए थे। तो सम्राट सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु का शिष्य कौन था? तो सम्राट सिकंदर। क्या था? सम्राट सिकंदर जो है वो कौन थे? वो थे सम्राट सिकंदर जो है वो अरस्तु के शिष्य मतलब चेला थे। प्लेटो का जन्म कब हुआ? तो करीब 428 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, या 429-28 दिया हुआ उसी के राउंड में है। तो ये कौन है? अरस्तु है। अरस्तु क्या है? राजनीतिक विज्ञान के जनक है। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो जो यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे, यानी अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और सम्राट जो सिकंदर था, सिकंदर महान जिसको बोलते हैं, वो अरस्तु का चेला था। तो अरस्तु के गुरु का नाम हो गया प्लेटो और अरस्तु के चेला का नाम हो गया सिकंदर, सम्राट सिकंदर। इसका जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व करीब में। तो ये मेन पॉइंट आप क्लियर समझ गए होंगे। अभी हम आपको अगला पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा यहां पर आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अरस्तु। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में यूनान के एक शहर में हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, एक लोकल फैमिली जो होता है उसमें हुआ था, है ना। उसके यानी अरस्तु के पिता का नाम क्या था? तो वो था निकोमाकस। अरस्तु के पिता का नाम निकोमाकस था, जो पेशे से एक राजवैद्य था। राजवैद्य का मतलब हो गया राज्य में वैद्य का काम करना, डॉक्टर का काम करना, राजवैद्य बोलते थे। पहले जो है वैद्य, डॉक्टर को वैद्य बोला जाता था, करीम कुछ ऐसे करके और भी वर्ड उसको नाम दिया गया था, है ना, ठीक है। तो ये वैद्य थे, राजवैद्य थे। एवं इनकी माता का नाम था फेरिस्टस। क्या था? इनके माता का नाम था फेरिस्टस। फेरिस्टस जो एक गृहिणी थी। गृहिणी का मतलब है क्या? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ मतलब घर का काम काज करती है। तो आप यहां पर समझ गए, अरस्तु है। अरस्तु के पिता का नाम क्या था? तो निकोमास था। अरस्तु के
जो है उसके पिता क्या थे, तो राजवैद्य थे। अरस्तु की माता का नाम क्या था, फैसिटस। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लेटो। अरस्तु के चेला का नाम क्या था, सिकंदर गुप्त, सिकंदर महान यानी सम्राट सिकंदर। तो ये मेन टॉपिक है जो आपको सीधे कोई राजनीतिक विज्ञान पढ़ा दे रहा है, लेकिन ये चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप इस तरह के वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए सबसे पहले हम आगे आपको यहाँ और भी चीज़ें दिखा दे। अरस्तु जो है 384 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे और 322 ईसा पूर्व में मर गए। अब ये ईसा पूर्व में देखिए उल्टा दिख रहा है आपको, 84 पहले है 22 बाद में है। इसका मतलब है कि ईसा पूर्व में जो है उल्टा समय चलता था। यानी अगर 2020 है तो उसके बाद आता था 2019, उसके बाद क्या आता था 2019, फिर उसके बाद 18 और अभी क्या हो रहा है 20 के बाद 21 आता है। तो ये मॉडर्न युग हो गया है ना। ये क्या है आफ्टर एडी हो गया, यानी ईसा पूर्व के बाद वाला समय हो गया। और ईसा पूर्व से पहले का समय जो था उल्टा चलता था। तो 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। एक ग्रीक दार्शनिक थे यानी कि ग्रीक फिलोसफर थे। वे दुनिया के बड़े विचारों में से एक थे, यानी बहुत बढ़िया विचार उसका भी रहता था। उनके लेखन के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल है। और अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो क्या है, तो पृथ्वी जो है, इसका मानना था कि पृथ्वी जो है वो यहाँ पर पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड, मान लीजिए ब्रह्मांड है तो इसके केंद्र में पृथ्वी है ना। और ये केवल 4 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन 4 तत्व है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी है, जल है, वायु है और अग्नि है। तो ये 4 तत्वों से मिल करके इसका मानना है कि पृथ्वी बना हुआ है और ये ब्रह्मांड के केंद्र में है। ब्रह्मांड जो होता है उसके केंद्र में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे हम आपको दिखाते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कौटिल्य है। क्या है कौटिल्य, यानी चाणक्य। अब इसका पिक्चर हम कहाँ लिए, देखिए राजनीतिक विज्ञान के गुरु जो है वो वास्तव में अरस्तु का माना जाता है, लेकिन भारतीय राजनीतिक विज्ञान के जनक जो है वो कौटिल्य यानी चाणक्य है। ये भी आपको जानना जरूरी है। वो तो ग्रीक फिलोसफर थे, है ना, पुर्तगाली के रूप में एक तरीके से जाने जाते, ग्रीक जाने जाते हैं। लेकिन अपने देश में कौटिल्य जो है, चाणक्य जो सम्राट है ना चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे, उनको जो है एक छोटे से मछुआरे लड़के को सम्राट चंद्रगुप्त बना दिए थे। और उसके बाद जो ये पॉलिटिकल साइंस यानी अर्थशास्त्र जो होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, दोनों के ये गुरु थे, यानी एक जनक थे भारत में। तो भारत में राजनीतिक विज्ञान के जनक किनको बोलते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान के जनक किनको बोलते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान के जनक जो है कौटिल्य, यानी इसका कौटिल्य भी नाम था और चाणक्य भी नाम था। क्या नाम था, कौटिल्य भी नाम था और चाणक्य भी नाम था। तो दोनों नाम था इसका, ठीक है। अभी हम यहां देख लेते हैं ऐतिहासिक नाटक जो है मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका वास्तविक नाम जो है वो विष्णुगुप्त था। यानी कि इसका पूरा असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त। कि क्या नाम है इसका, पूरा ओरिजिनल नाम है इसका विष्णुगुप्त। इसका जन्म जो है 375 में तक्षशिला में शुरू हुआ था। इनका जन्म 375 में तक्षशिला में है ना हुआ था। यानी कि तक्षशिला में इनका जन्म कब हुआ था, 375 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु जो है 283 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व होगा, ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन उनकी मौत जो है कैसे हुई थी यह आज भी एक रहस्य बनी हुई। उसका मौत कैसे हो गया आज तक किसी को मालूम नहीं चला। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो है तस्कंद समझौता करने गए थे, वहां पर उनकी मृत्यु कैसे हो गई आज तक उसका राज नहीं खुला। इसी तरीके से चंद्रगुप्त के जो गुरु है चाणक्य या कौटिल्य, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान भारत में राजनीतिक विज्ञान के गुरु जाना जाता है, जनक जाना जाता है, उसकी मृत्यु कैसे हो गई आज तक किसी को भी बढ़िया से यानी कि सही जानकारी उसको मालूम नहीं है। अभी हम आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिखाएंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को अभी हम समझे हैं। अभी इसके मेन टॉपिक्स को समझे कि राजनीतिक विज्ञान के गुरु कौन है, तो अरस्तु है। अरस्तु के चेला का नाम क्या है, तो सिकंदर गुप्त है। सिकंदर जो सम्राट है उसके गुरु का नाम है प्लेटो, है ना। अब ये निकोमास उसकी माँ का नाम था। अब इस तरीके की चीज को हम पढ़े हैं। लेकिन भारत में राजनीतिक विज्ञान के गुरु का नाम क्या है, चाणक्य या कौटिल्य। उसका ओरिजिनल नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। अभी हम लोकतंत्र में ये सत्ता की साझेदारी जो है चैप्टर है, राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का सहयोग होना चाहिए। मान लीजिए कि लोकतंत्र में एक आदमी है, इसको ये सब मिल करके वोटिंग कर रहा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बढ़िया से समझेंगे कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। तो देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन बनाया गया है। ये अब्राहम लिंकन है। कौन है, ये अब्राहम लिंकन है। कौन है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन
ये जो है बोले हुए हैं लिंकन, ये जेल में गए थे, ठीक है, अमेरिका के 17वें 19वें राष्ट्रपति शायद बने हुए थे। तो ये अब्राहम लिंकन थे, ये जेल में बहुत दिन तक रहे, बाहर निकले तो ये राष्ट्रपति बने अमेरिका के, है ना। और इनका बोलना था, इनका मानना था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, यानी जनता के लिए है और जनता द्वारा शासन भी करता है। यानी कुल मिलाकर के लोकतंत्र जो है वो भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र किसके देश का है? भारत का है सबसे बड़ा लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है दो शब्द से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग तथा तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन, जिसमें लोग शासन करता है, लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा कि लोगों के द्वारा। लोकतंत्र जो है लोक और तंत्र से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन जो होता है वो लोकतंत्र कहलाता है। या फिर आपको इतना कहने में बड़ा विराट लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, तो हम इसे बहुत इजी तरीके से बोलेंगे क्या कि जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अगर आपसे सिंपल वे में कोई पूछे कि लोकतंत्र भाई क्या होता है, तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र होता है। जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। मान लीजिए कि यहाँ पर आदमी सब है ना, यहाँ पर आदमी सब है, इसी में से एक आदमी जो है मुखिया बन जाता है। क्या बन जाता है? मुखिया बन जाता है। और ये मुखिया क्या करता है? पूरे गांव को मुखिया ही कर करके अपना जो फंड हो गया, जो काम होता है करता है। तो ये जनता के द्वारा क्या किया गया? जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया, जनता चुना जनता के लिए, है ना। इसको लोकतंत्र बोलते हैं। इसमें मुखिया, सरपंच, सब चीज आगे तक जितना होता है सब वही लेवल में है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल वे में लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अभी हम और बढ़िया से इसको क्लियर समझेंगे, घबराइए नहीं। पहले तो हम इसको चैप्टर को, लोकतंत्र को बढ़िया समझते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। दुनिया में भारत जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है ना। और डेमोक्रेसी जो है शब्द को यूनानी भाषा से लिया गया है, यूनान के भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी दो ग्रीक शब्द जो है डेमो से बना हुआ है। डेमो, तो डेमो यानी जनता। डेमो का मतलब ग्रीक में क्या होता है? डेमो का मतलब जो यूनानी भाषा में, यूनान की भाषा में इसको कहते हैं जनता। और क्राइटेरिया का मतलब होता है शक्ति, यानी जनता की शक्ति। कुल मिलाकर के जनता की शक्ति, जिसका अर्थ होता है लोग और शासन। जिसका अर्थ क्या होता है? लोग और शासन। हाँ, अगर हम लोकतंत्र शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है ये भी समझेंगे। लोकतंत्र आखिरकार क्यों आवश्यक है, बढ़िया से हर चीज को बारीकी से समझेंगे। लोकतंत्र में जनता के पास यह अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? यह अधिकार होता है कि अपने अनुसार किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकता है, जो मन होगा उसको चुन सकता है। अगर जनता सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं है, अगर जनता जिसको चुन लिया, अगर वो जनता जो है उस सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं है, तो जनता सत्ता से प्रतिनिधि को हटा सकती है। क्या कर सकती है? हटा सकती है। मान लो कि यहाँ पर ये जनता सब है ना, ये मिल करके क्या किया? यहाँ पर चुन लिया किसी एक कंडीशन में, ठीक है, मुखिया को चाहे किसी को भी चुन लिया, तो मुखिया को भी हटाया जा सकता है। मुखिया को अगर वो गलत तरीके से फंस गया उसको भी हटाया जा सकता है। तो ये चुन लिया, इसको क्या करेगा? चुन लिया, अब देखा कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, पूरा जनता भीड़ लगा करके कंप्लेन कर देगा, कंप्लेन करेगा, मुखिया भी हट सकता है। लेकिन मुखिया को कोई कंप्लेन नहीं करता है गाँव में, अगर करेगा तो फंसेगा, मुखिया फंस जाएगा, मुखिया को भी हटाया जा सकता है। अगर मुखिया गलत केस में पकड़ा गया, मुखिया को अगर गलत चीज में पकड़ा गया, उसके अलावा घूस लेते पकड़ा गया, तो मुखिया को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। सीएम को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है कि नहीं? तो इस तरीके के केस में जनता जो है खुद चुनती है और जनता के पास ये पावर है कि वो चुनेगी, जिसका मन होगा उसका चुनाव करेगी। अगर वो काम नहीं करती है तो उसको हटा सकती है। अब 5 साल के बाद अब फिक्स है कि उसको हटना है कि नहीं, लेकिन बीच में भी हटा सकती है। लोकतंत्र में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा निर्णय लेना अधिक बेहतर होता है। लोकतंत्र में अन्य शासन प्रणाली जो होता है उसकी अपेक्षा निर्णय लेना जो होता है बहुत मतलब आसानी होता है। अब 5 आदमी खड़ा हुआ है, जिसको मन उसको वोट दे दो, कोई देखेगा नहीं, आसानी से काम कर लेगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ होता है। अभी हम आगे आपको और चीज़ें बताएंगे।
लोकतंत्र जो है शासन प्रणाली में सत्ता को बदलना आसान होता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में अगर हम चाहें तो सत्ता को आसानी से बदल सकते हैं, इजी वे में बदल सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यहां पर सत्ता बदलने के लिए किसी भी तरह के दंगे, किसी भी तरह के क्या हो सकते हैं, दंगे और हिंसा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि उचित कानून व्यवस्था की सहायता से सभी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सत्ता को परिवर्तित किया जा सकता है, सत्ता को चेंज किया जा सकता है। दंगा नहीं कराया जा सकता। क्या कर रहा है, किसी भी तरह के दंगे और हिंसा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसको परिवर्तित कर दिया जा सकता है ना। उसके अलावा कह रहा है कि लोकतंत्र में सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दी जाती है। लोकतंत्र में सबसे पहली व्यवस्था कानून व्यवस्था को दी जाती है, क्योंकि कानून जो है देश को चलाता है। भले कानून अंधा है लेकिन देश को यही चलाता है। ठीक है। सरकार की सभी स्वीकृतियां संविधान पर आधारित होती है। और संविधान को कौन लिखे है, संविधान पर आधारित है। संविधान को कौन लिखे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू राज्य में हुआ था। इसके पिता का नाम था रामजी राम सकपाल, इसके माता का नाम था भीमाबाई, इसकी पत्नी का नाम था रामाबाई, है कि नहीं। ये संविधान के निर्माता थे। ये बहुत गरीब लड़के थे, दलित परिवार में थे। इनका मानना था कि भाईचारे का मतलब होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्लास 10 में पहला चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो ये बढ़िया से आप ध्यान में रख लीजिए और इसको ध्यान करिए। लोकतंत्र शासन प्रणाली में समानता स्वतंत्रता का विचार किया गया है। इसी के लिए जो है इसको लागू किया जाता है, जिससे कि सभी को एक जैसा अधिकार मिल सके। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, छोटा जाति हो, बड़ा जाति हो, ब्राह्मण हो, राजपूत, सबको एक जैसा अधिकार मिल सके। लेकिन आजकल क्या आरक्षण कर दिया। आरक्षण की वजह से कुछ कंपनियां, कुछ विभाग में उसको जॉब मिलता है आरक्षण के आधार पर, लेकिन अधिकार सबको एक जैसा है। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपने देश में कहीं भी जमीन खरीदने का अधिकार है। ये सब अधिकार सब जगह मिलता है, जिससे कि सभी को एक जैसा अधिकार मिल सके। लोकतंत्र की कानून और व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अनपढ़ हो, लंगड़ा हो, लूला हो, फिजिकल चैलेंजेस जिसको बोलते हैं, चाहे वो किन्नर हो, हर आदमी को समान अधिकार मिलता है। यहां तक कि आजकल जो है किन्नर जो है वो क्या करता है, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, वो जो आजकल यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करता है। बड़े बड़े ऊपरी पोस्ट में उसको जो है दिया गया है, उसको भी अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा कि वो भी एक आदमी है। अगला काम है हमारा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। देखिए 4 स्तंभ है लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ से ही देश को चलाया जा रहा है। और ये लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहले लोकतंत्र के केवल 3 को ही मुख्य स्तंभ थे, जो कुछ इस प्रकार थे। कौन था, पहला था विधायिका, दूसरा था कार्यपालिका और तीसरा था न्यायपालिका। उसके कुछ समय पश्चात पत्रकारिता को लोकतंत्र का 4था स्तंभ बनाया गया है। लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का 4था स्तंभ बाद में बनाया गया था। पहले तीनों को अधिकार था। विधायिका काम क्या करता था, नियम कानून बनाया। कार्यपालिका उस पर काम करती थी, है ना, और न्यायपालिका उसके अनुसार से न्याय देती थी। और अब जाकर के पत्रकारिता को लोकतंत्र का 4था स्तंभ इसलिए दिया गया है कि पत्रकारिता जो है वह देश को बदल सकता है। न्यूज चैनल जिधर चाहेगा उधर वोटिंग करवा सकता है। न्यूज चैनल के पास इतना ज़्यादा पावर है कि किसी राज्य सरकार को गिरा सकता है, किसी छोटे आदमी को बड़ा बना सकता है। बताओ, न्यूज चैनल वाला है उस सोनू कुमार जिसको कोई नहीं जानता था, उसको एक फेमस आदमी बना दिया। रानू मंडल जिसको कोई नहीं जानता था, फेमस आदमी बना दिया। इस तरीके से इस इतिहास में बहुत सारे ऐसे आदमी जिसको न्यूज चैनल वाला जो है छोटा आदमी को बड़ा बना देता है और बड़ा आदमी को भी छोटा बना देता है। फिल्म में जो अगर कोई आदमी है उसको भी अगर खराब काम कर रहा है, उसको इतना घटिया काम करेगा, उसके ऊपर मतलब घटिया अगर काम कर रहा है उसको प्रदर्शित करेगा, उसको बर्बाद कर सकता है। किसी सरकार को गिरा सकता है, इतना पावर है। यानी 4 स्तंभ में सबसे ज्यादा पावर जो है लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो पत्रकारिता को है। पत्रकारिता जो है पूरे देश को बदल सकता है, पूरे देश में दंगा को समाप्त भी कर सकता है, दंगा को ला भी सकता है। समझा। तो पत्रकारिता क्या है, लोकतंत्र का 4था स्तंभ क्या है, पत्रकारिता। पहले कितने स्तंभ थे, पहले 3 स्तंभ थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन बाद में इसको 4था स्तंभ जो है पत्रकारिता को शामिल किया गया। इन स्तंभों में से अगर किसी एक पर भी कुछ होता है इसका सीधा असर लोकतंत्र पड़ता है और इसीलिए इसके 4 स्तंभ अवश्य होते हैं। यानी 4 स्तंभ एक दूसरे से कनेक्शन है, 4 स्तंभ का होना बहुत जरूरी है। अगर 4 स्तंभ में से किसी एक स्तंभ को भी कुछ भी होता है तो देश में लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो,
अभी जो है लोकतंत्र जो होता है इसके 2 सदन होते हैं, जैसे विधायिका के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा होता है, एक जो होता है लोकसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 250, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 12 सदस्य क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं 12 सदस्य, ठीक है। तो इस तरीके से 250 होता है। और राज्यसभा के वास्तविक अभी जो है देखो मैक्सिमम 250 है, लेकिन अभी कितना है, तो अभी जो है वर्तमान में संख्या जो है 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों से, संघ मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट कहते हैं, दिल्ली हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश संघ बोलते हैं। राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये प्रतिनिधि आता है। 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम दर्शित होता है, यानी 12 को क्या नाम जो है राष्ट्रपति दर्शित करता है। जैसे यहाँ पर देखो टोटल कितना सदस्य है, 245 है, तो इसमें से कितना हो गया, 233 जो है सदस्य जो है राज्य और संघ से आएगा, यानी राज्य से और केंद्र शासित राज्य से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, 12 को जो है राष्ट्रपति इसको चुनेगा, तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5, 3 1 4 और 245 हो गया। इस तरीके से जो होता है ये राज्यसभा में होता है। अब आ गया लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होता है, ठीक है। दोनों सदन में भाषण होता है, दोनों सदन में काम होता है। ये विधायिका के अंतर्गत 2 काम होता है ना। तो लोकतंत्र के 2 ये सदन होता है, इसमें राज्यसभा लोकसभा आता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 550 होना चाहिए, यानी लोकसभा में अधिकतम 550 होना चाहिए, 550 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन 530 सदस्य राज्यों का होगा उसमें, और 20 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेश यानी कि कभी बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश से होगा। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। वर्तमान में कितना है, 543 है। मैक्सिमम इसमें 550 हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 543 को ही रखा हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखेंगे, लेकिन हमारे अनुसार से इसको जो है अगले वीडियो में कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पसीना से हम ऑलरेडी नहा चुके हैं। और अगला वीडियो का इंतजार करिए, पार्ट 2 में हम इससे यहाँ से पूरा चीज़ को बढ़िया तरीके से समझाएंगे, A to Z को समझाएंगे। आप इतना अच्छा से समझ जाएंगे कि एक बार में पढ़ेंगे और अगले बार से भूलना बंद कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।